हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। ये मत सोचिए कि हाँ फाइनली डेट आ जाएगी तभी मतलब हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे या एडमिट कार्ड आ जाएगा तब, बिकॉज एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद तो हमारी रिवीजन होनी चाहिए, वो भी जो एकदम लास्ट स्टेज वाली रिवीजन होती है। सो कीप गोइंग, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। हम लोग जो रिवीजन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी एज इट इज़, उसमें कोई इशू नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ मैंने थोड़ा सा मतलब गैप लिया था। और उसके साथ साथ मैं ये सोच रही हूँ कि हम साथ में आरपीएससी, आप सभी ने अप्लाई किया है मुझे इतना तो पता है। ठीक है, आरपीएससी पीजीटी बायो, तो हम एक काम करते हैं, उसके पीवाईक्यूज़ भी साथ साथ में देखते रहते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो चुके हैं आरपीएससी के, उसके पीवाईक्यूज़ हम देखते रहेंगे, जिससे ये होगा कि आरपीएससी सबने देना ही है, इसकी भी डेट मतलब फाइनल हो चुकी है। तो क्यों ना हम एक बार थोड़ा सा पेपर को देख लें कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन क्या उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो बिसाइड्स दैट रिवीजन हम साथ साथ में एक एक पेपर, मतलब मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा भी मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। बस ये है कि आपको चीज़ों को अच्छे से देखना है, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, और कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है आरपीएससी पीजीटी बायो 11 का। मेरे पास मतलब पिछले 10 साल के पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना साथ में हम लोग रिवाइज करते ही रहें, क्या पता कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अगर रिपीट हो गया तब तो फिर मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं भी रिपीट होता है इन केस, तो एटलीस्ट ये तो है कि आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि हाँ किस कोर से क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? बताना कमेंट सेक्शन में कि कंटिन्यू करना सही रहेगा या नहीं। तो मैं चाहती तो मैं अभी सीधे तुम्हें 2021 वाला ही करवा देती, मतलब 2020 जो हुआ था लास्ट में, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, तुम लोग बस वही देख के फिर बाकी छोड़ दोगे तो 2011 से स्टार्ट करते हैं और 2021 तक करेंगे। ठीक है, इसमें देखो पेपर में वैसे तो 150 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से क्या है कि जो 120 क्वेश्चंस हैं वो हैं बायो के। ठीक है, बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं ये पीडोलॉजी के हैं। तो ये अगर ज़रूरत है आपको तो फिर मैं मतलब सॉल्व करवा दूंगी, और अगर नहीं नीड है तो फिर मैं पेपर लास्ट में दिखा दूंगी। ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन छुपा के भाग जाऊंगी। आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट्स, एंड आफ्टर दैट आप उसके क्वेश्चंस खुद शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, और इफ़ इन केस आपको कोई डाउट है या कुछ भी है इस तरीके की प्रॉब्लम, सो काइंडली आस्क मी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जो हमारा 120 क्वेश्चंस का टारगेट है, मैं कोशिश ये करूँगी कि एक वीडियो में कवर करूँ, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन कम रखूँगी, क्वेश्चंस में फटाफट कवर करवाऊँगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस तो देखो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, वहाँ पे मैं ठीक ठाक करवा ही दे रही हूँ। तो बाकी किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको कोई स्पेशली डाउट है तो फिर आप मेरे से पूछना, मैं बता दूँगी। ठीक है, सो पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। पेन पेपर मोड होता था अब तक तो, बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। ये देखो, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं अल्टरनेटिव, वही सारी। बिहार में कितने आते थे? 5 आते थे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं? मतलब 300 है। इसका मतलब क्या है? 300 यानी कि एक पर क्वेश्चन कितने हैं? 2 मार्क्स का है, तो यानी कि 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 240 नंबर की आपकी बायो बायो रहेगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये 2011 का पेपर है, ए बुकलेट है। ठीक है, ए सीरी मतलब 4th कोड है बुकलेट का जो भी था, और ए बी सी डी 4 करके आते हैं ना, तो ये ए वाला है। किसी के पास अगर है तो फिर वो आप अपना मैच करा सकते हो। 5 ऑप्शन होते थे, यहाँ 4 ही हैं। ब्लू बॉल पॉइंट पेन वगैरह लेके जाना रहता है, और 1/3 पार्ट ऑफ मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उस टाइम तक तो थी, अब अभी का मेरे को नहीं पता चल रहा है क्या है। जैसे जैसे सॉल्व करते रहेंगे पेपर ना, पता चलता रहेगा। बाकी इसमें है इन्फॉर्मेशंस काफ़ी सारी। आई होप विजिबिलिटी क्लियर होगी, तो आप इसको आराम से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी चलते हैं फिर हम अपने पेपर की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मतलब नॉर्मल ही था यार, आज से 10 साल पहले की बात है। 12 साल हो गया, 2024 चल रहा है, 15 साल मान के चलो कि 15 साल पहले का पेपर है।
तो देखो पहला क्वेश्चन जो है सिंपली क्या पूछ रहा था कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, तो सभी को पता है इसका आंसर किसने दिया था, हमारे चार्ल्स डार्विन सर ने दिया था। और ये मतलब जो टाइम स्पैन है ये भी याद रखिएगा कि 1809 टू 1882, ठीक है। मैं ऐसे साथ साथ में हाईलाइट करती चलूँगी बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि कार्टवेल सिस्टम, कार्टवेल्स स्ट्रक्चर, या कार्टवेल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सेल बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सेंट्रियोल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर है ओवम, ठीक है। जो ओवम है फीमेल गैमीट, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन। वुमेन में जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है। ऑलरेडी मैं ओवरी का स्ट्रक्चर, नॉट ओवरी, यूट्रस के साथ में मैं पूरा फेलोपियन ट्यूब वगैरह में बना के बता चुकी थी। तो सबको पता है कि फेलोपियन ट्यूब के वो भी कहाँ पे, एम्पुलरी इस्थमस, एम्पुलरी इस्थमस के जंक्शन पे होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मैं एनसीईआरटी में मतलब स्ट्रिक्टली मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि कल को कुछ हो तो मतलब क्लेम करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक सॉलिड वो होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन। यहाँ पे हमें ऑड बताना है। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस। अलग क्या है यहाँ पे, पोलन ग्रेन। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन किसका पार्ट है, ये सारे तो किसके हो जाएंगे, फीमेल के हो जाएंगे। और ये किसका पार्ट हो जा रहा है, ये मेल गैमिटोफाइट। सो पोलन ग्रेन किसका है, ये मेल गैमिटोफाइट का पार्ट है। एंड बिसाइड्स दिस, मतलब फोर्थ ऑप्शन के अलावा ये बाकी तीनों जो हैं ये किसके आ जाते हैं, ये फीमेल गैमिटोफाइट के आ जाते हैं। बाकी ये मैंने पढ़ाया भी है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता है, फिर मैं भी सोचती हूँ छोड़ो जाने दो। या तो प्रॉपरली तुम लोग देखो क्लासेस तो फिर सही भी लगता है पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड से कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होता है, तो ऑप्शंस आर माइलिन शीथ, न्यूरोलिमा, निसल्स बॉडी या डेंड्रॉन। तो सभी को पता है कि जो माइलिन शीथ होती है वो किससे बनी होती है, वो स्फिंगोलिपिड की बनी होती है। बाकी अब इस स्टेज पे कोई आकर के मतलब ये मत पूछना कि हाँ मतलब माइलिन शीथ कहाँ पे होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये जैसे ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। और ये क्या था, हमारा एक्सॉन था, ठीक है। एक्सॉन पे ये क्या है, इस तरीके से ये माइलिन शीथ लगी होती है, ठीक है। तो यही किसकी बनी होती है, ये स्फिंगो लिपिड की बनी होती है। और ये क्या होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल सिक्रीटिंग हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो सभी को पता है मास्ट सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, आउटर पेरिकार्प, फिर मेसोकार्प और फिर लास्ट में एंडोकार्प होता है। तो इसका एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है। इसीलिए मैंगो जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट का और एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, कोकोनट भी इसी में आ जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एडिबल पार्ट क्या है, मतलब खाने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, उसका फ्लैशी मेसोकार्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, ठीक है। बैक्टीरिया कम्स अंडर प्रोकैरियोट। मैंने तो इतने पीवाईक्यू करवा दिए हैं कि बैक्टीरिया की आत्मा ही निकल गई होगी इतने दिनों में, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ कम से कम पढ़ लो, आके देख लो थोड़ा। तो बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो कैसा होगा, 70s होगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट, जैसे कि एनिमल सेल दे देता है या फिर मतलब प्लांट सेल दे देता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, वहाँ पे 80s होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर पेपर्स, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट वन। पेपर्स की बात कर रहे हैं। पेपर्स जो है वो इज फाउंड इन कंपोजिटी फैमिली, यानी कि इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एस्टेरेसी फैमिली से, ठीक है। ये लार्जेस्ट फैमिली है। तो इसमें पूछ रहा है कि पेपर्स जो है वो मतलब क्या है,
पाया जाता है, ठीक है, कंपोजिटिव में पाया जाता है, ठीक है, बट उसका पर्पस क्या है, ठीक है, तो उसका पर्पस जो होता है वो क्या होता है, एयर डिस्पर्सल होता है, ठीक है। बाकी बिसाइड्स दैट आप साथ साथ में मतलब ये चीज़ें भी नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी सकता है, मतलब दोबारा से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये पाया कहाँ जाता है, स्ट्रेसी फैमिली के सनफ्लावर में। पेपस इज द पेपस ऑफ ए सनफ्लावर इज अ हेयरी स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट, ठीक है, फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करता है। और पेपस से कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, ठीक है, ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, तो इसको भी नोट कर लो। विच इज द आउटर मोस्ट सेट ऑफ फ्लोरल लीव्स दैट सराउंड द बेस ऑफ द कोरोला ट्यूब, ठीक है। पेपर्स मेड अप ऑफ फाइन हेयर्स, स्केल्स या फिर टीथ वगैरह होते हैं, और इट एक्ट एज अ पैराशूट अलाउिंग द फ्रूट टू बी कैरिड बाय द विंड, ठीक है। इसीलिए इस फैमिली में और क्या चीज़ है, एक और ये चीज़ भी यही इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि पैराशूट मैकेनिज्म, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तो ये यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन के साथ में आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई, ठीक है, और जो जो मैं बोल रही हूँ उनको प्लीज़ साथ साथ में आप इनको नोट करते रहिए। सबसे पहले पेपस क्या है, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, किसमें आता है, एस्ट्रेसी फैमिली के सनफ्लावर में देखने को मिलता है, और यहाँ पे पैराशूट मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। पर्पस क्या है इसका, तो फ्रूट डिस्पर्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन सिस्टम जो है वो किसका फीचर है, तो ये बोन ऑफ ओनली मैमल्स, ठीक है, मैमल्स का ये फीचर है। बाकी इसको थोड़ा डिटेल में जब हम लोग एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर करेंगे ना, तो फिर मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग अबाउट द साइड इन ओव्यूल। ओव्यूल में वो साइड बतानी है जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच होता है, तो सबको पता है कहाँ पे अटैच होता है, हाइलम पे। जिन बच्चों को नहीं पता है ये सारी चीज़ें ना, वो काइंडली विजिट ऑन माय चैनल, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको मतलब पढ़ाई हैं, काफ़ी डिटेल में ही पढ़ाया है एक तरीके से। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। So question number 13 is asking about the what is called as ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं विजिबल है आपको तो यहाँ पे लिख लो इसको, ट्रिपल वैक्सीन पूछ रहा है इसमें से कि ट्रिपल वैक्सीन जो है वो क्या है। तो देखो ऑप्शन है BCG है, ठीक है, TAB है, DPT, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, DPT है। DPT क्या है, ट्रिपल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट टिटनस। यहाँ पे देखो तीन तीन बीमारियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले D फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, नोट कर लो क्योंकि नहीं मालूम होगा बहुत सारे बच्चों को, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे, नोट कर लो ये क्या है, डिप्थीरिया है। तो ये तीनों नाम है, देखो D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर परटूसिस मतलब काली खांसी, और T फॉर टिटनेस, ठीक है। कई बार इससे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, इसको Tdap या फिर DTaP भी बोलते हैं, ठीक है। इज अ वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट टिटनेस, डिप्थीरिया एंड परट्यूसिस, ठीक है। बाकी ये तो पता ही होगा कि आफ्टर DTaP वैक्सीन जब लगती है तो एक बच्चे को क्या होता है, मतलब माइल्ड सा फीवर आता है, या कई बार स्मॉल लम्प्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, इसीलिए मतलब डॉक्टर जो है उसको हल्की सी सिकाई वगैरह करने के लिए भी बोलते हैं। और ये क्यों दिया जाता है, गिवन टू बूस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट 3 सेपरेट डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो है वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो टेस्टिस आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न्स विद, जो डॉट्स प्रोग्राम है, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता ना होना चाहिए, और साथ ही साथ ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेडिकेशन ऑफ TB, ठीक है, TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर मैं ही आपको बता दूँ, चलो मैं ही बता देती हूँ। सो यहाँ पे देखो होता क्या है कि डॉट्स का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ठीक है, या फिर इसको हम लोग इन शॉर्ट TB डॉट्स भी कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली इसमें, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है अपने आप में। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है इज ऑल्सो नोन एज TB डॉट्स। इट इज द नेम गिवन टू द ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड बाय WHO। WHO ने ही ये जो है मतलब स्ट्रेटेजी फाइंड आउट की थी। क्यों, इसमें होता क्या है, देखो जो डॉट्स के मतलब TB के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे बुलाया जाता है एक फिक्स टाइमिंग पे कि आपको आना है, और ये जो मेडिसिन होती है ये वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं ना वो खुद देते हैं उनको कि मतलब आप मेरे सामने इसको खाओ। क्योंकि होता क्या है कि जैसे सपोज दैट
आप मतलब घर पे भी खा सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, इंसान ने अगर एक बार भी थोड़ी सी लापरवाही की तो फिर वो पूरा का पूरा जो है वो कोर्स क्या है, बेकार हो जाता है। ये सिंपली यूँ कहो कि जैसे रबड़ है, आपने रबड़ को क्या किया, स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया, लेकिन आपने एक बार छोड़ा तो सारा मामला क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि अगर आपने एक भी इसकी डोज मिस कर दी ना, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर सारी चीज़ें आपको फिर से उस तरीके से कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। इसीलिए WHO ने ये मेथड निकाला था, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ टीबी इन कम्युनिटीज विद अ हाई इंसिडेंस बाय क्योरिंग इट, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो अपने मतलब अपने सामने आपको मेडिसिन देते हैं, आपको खानी होती हैं, और मतलब जो भी इसका एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है उसमें मतलब तब तक आपको उनके निगरानी में ही ये सारी चीज़ों को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स। टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो ये सारे वॉल्यूम आपको पढ़ लो, TRV, IRV, ERV, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत सारे हैं, तो ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है ये भी अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काइंडली जितने भी हैं सारे एक साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी चलो लिख के बताना, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस। पाइनस का एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसा होता है। सो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। बाकी इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होगा। द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड बिकॉज इट इज फाउंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, और द एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस इज ऑल्सो हैप्लॉइड बिकॉज इट इज फाउंड फ्रॉम द हैप्लॉइड मेगास्पोर बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग में सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बच्चे का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। तो साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, नहीं, किससे, फादर, ओनली द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग्स, ठीक है। बाकी पहले के ज़माने में क्या होता था, हमेशा फीमेल्स को ही वो किया जाता था, टीज किया जाता था कि मतलब तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे लक्षण नहीं है ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बट आफ्टर मतलब साइंस आ चुकी है, लेकिन साइंस अब तक नहीं पहुंच रही है। क्यों, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहता है कोई बच्चा ठीक से। अगर पढ़े तो एटलीस्ट तुम इतना तो है कि खुद की फैमिली को, अपने आस पड़ोस वालों को, सब सिर्फ पर्पस जॉब लेना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन का मतलब है यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर सोसाइटी, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो ऑलरेडी मतलब बहुत सारी, मैं नहीं कह रही सारी चीज़ें बुरी थी, लेकिन जो बुराइयाँ चलती हुई आ रही थी, तो वो कौन है, हम और आप ही हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटेगुमेंट, जब पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ में मैं ऑलरेडी बच्चे आप सभी को बता चुकी हूँ। एक होता है पोरोगैमी, एक होता है मीजोगैमी, और एक होता है चलाइजोगैमी। पोरोगैमी का मतलब क्या है, जब पोलन ट्यूब जो है वो किस किस एंड से एंटर करेगी, वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, ठीक है। मैं चलो फिर लिख देती हूँ एक बार। चलाइजोगैमी में ये होगा कि वो किस एंड से एंटर करती है, चलाजल एंड से, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। और मीजोगैमी है, इसमें क्या होता है कि वो ना तो मतलब माइक्रोपाइलर होगा ना चलाइजल होगा, इधर थ्रू द इंटेगुमेंट होगा, और एक और चीज़ होती है इसमें। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए आपका, वो आंसर क्या है आपका, 2 निकल के आता है, ठीक है, मीजोगैमी, जब इंटेगुमेंट की बात की जाएगी तो। बाकी देखो मैं इसके एग्जांपल्स भी मतलब मैं साथ साथ में नोट करवा देती हूँ। जैसे पोरोगैमी था तो ये माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, चलाजोगैमी है तो चलाजल एंड से एंटर करेगी। इसका एग्जांपल है केजोराइना में देखने को मिलता है, ठीक है, वाया चलाजल एंड होगा, और ये वाया माइक्रोपाइलर एंड है, तो मोस्ट कॉमन इसमें आ जाता है। बाकी जो मीजोगैमी है ये भी मतलब 2 तरीके की होती है, या तो अगर फ्यूनिकल से होगा, ठीक है, फ्यूनिकल से भी हो सकता है, और वाया इंटेगुमेंट से हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में इंटेगुमेंट से थ्रू पूछा गया है। तो अगर इंटेगुमेंट की बात करें तो इंटेगुमेंट का जो एग्जाम्पल है वो आप नोट कर लीजिए। ये किस में देखने को मिलता है, कुकुरबिटा में देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, इनको लाइटली मत लो। और फ्यूनिकल की बात करते हैं तो फ्यूनिकल से जो होता है, फ्यूनिकल का एग्जाम्पल है वो है पिस्टेसिया, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, जेब्रा प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी, इनको नोट करते चलो साथ में। आई होप कलर विजिबल होगा, अगर नहीं भी विजिबल है तो भी एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ उसको सुनो ध्यान से। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजिन, ठीक है, फर्टिलाइजिन आपने नाम सुना होगा, तो फर्टिलाइजिन जो है वो कहाँ पे
मतलब क्या है एक्चुअली में और कहाँ पे पाया जाता है। सो अ फैट विच इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म, नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि ओवम से रिलेटेड है। अब ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड ऑन द स्पर्म, नो, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो, दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ओवम, ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, कौन सा है जिसमें ओव्यूल जो है वो ओवरी से कवर्ड नहीं है, यानी कि वहाँ पे मतलब डायरेक्ट क्या बन रहा है, सीड बन रहा है। तो ये सबको पता होगा कि किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म का फीचर है ये। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस के मतलब साइलेंट फीचर हमें बताना है कि क्या है इसमें। तो इसका आंसर क्या होता है, इट इज़ विदाउट एंजाइम, ठीक है, इसमें एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि पोडोसाइट सेल्स, जो पोडोसाइट सेल्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबको पता है कि वो किडनी में होता है, ठीक है, किडनी में भी कहाँ, हमारे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की, ये देखो इस तरीके से होता है ना, ये बोमेंस कैप्सूल, ये तो इसका ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इस पे पोडोसाइट सेल्स लगे होते हैं। बाकी क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ें हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगी ना तो फिर 2-3 घंटे की हो जाएगी वीडियो। या सिंपली बस यूँ जान लो ना कि हाँ फिल्ट्रेशन पर्पज से यूज़ होती हैं, ठीक है, फ्लैट सेल्स होती हैं या फिर इनको कुछ और भी मतलब नाम से जानते थे, बाकी डिटेल में हम लोग बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, नीमोटैक्सिक सेंटर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन के किस पार्ट में। सो इट इज़ फाउंड इन द पोन्स, ठीक है, पोन्स को ही क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है 25, स्टील्स इंक्लूड, स्टील में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनर टू एंडोडर्मिस एवरीथिंग इज क्या होता है, स्टील होता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, पिथ और मस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है द प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ एंड गोट, ठीक है, तो काऊ और गोट में जो प्लेसेंटा पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। इस पे भी मैं शॉर्ट नोट्स या फिर देखती हूँ किसी वीडियो के मतलब हेल्प से इसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगी इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कॉटेज मतलब कॉटेज जोन करके ऐसे मैंने याद किया था, जोनरी प्लेसेंटा भी आ जाता है, फिर योगसाइड प्लेसेंटा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल, इसमें से कौन सा है जो रेप्टाइल लाइक मैमल है। तो स्केली एंट ईटर, जायंट एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आंसर होगा यहाँ पे वो है हमारा स्पाइनी एंट ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, तो जो ग्राउंड टिश्यू की जो पिथ होती है वो कैसी होती है, तो वो पैरेनकाइमेटस होती है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्जेंटिक सेल्स पूछ रहा है, ऑक्जेंटिक सेल्स सेक्रेट, तो ऑक्जेंटिक सेल्स को ही हम और किस नाम से जानते हैं, पैराइटल सेल्स, ठीक है, पैराइटल सेल्स जो है ये क्या सेक्रेट करते हैं, HCl इन स्टमक, ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी द इज द राइट आंसर, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। बाकी सबका भी आप अच्छे से देख लेना। बाकी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 था ना, इसमें मैं सोच रही हूँ एक बार मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता ही देती हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटा, ऑन द बेसिस ऑफ विलाई के उस पे था, ठीक है, एक बार देख लो और इम्पॉर्टेंट है, इसको सारा नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इससे मतलब हर बार मैंने सारे एग्जाम्स में देखे हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा एक ना एक उससे मतलब पूछा गया है। सो हेयर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ विलाई, ठीक है, विलाई के बेसिस पे देखो कितने तरीके के बेसिकली 5 टाइप्स के वो होते हैं, ठीक है, जैसे डिफ्यूज प्लेसेंटा हो जाएगा, फिर कोटिलिडनरी प्लेसेंटा आ जाएगा, जोनरी प्लेसेंटा आ जाएगा, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा आ जाएगा और मेटा डिस्कॉइडल आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा पूछा गया था। देखो होता क्या है, डिफ्यूज प्लेसेंटा में विलाई जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हॉर्स, पिग और मार्सुपियल्स आ जाएंगे, ठीक है, एज इट इज़ इसको लिख लीजिए।
कोटिलिडनरी की बात करते हैं तो विलाई इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, विलाई जो है वो किस फॉर्म में आते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में रहेंगे। उसका एग्जांपल्स जो है वो क्या है, रूमिनेंट्स हैं, ठीक है। कॉटेज रूम ऐसे करके मतलब कुछ भी याद कर लो, ये तो चलो छोड़ दो, उसको साइड करो। रूमिनेंट्स जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं वो सारे कोटिलिडनरी में आ जाएंगे। फिर जोनरी में आ जाएंगे, जिसमें क्या है कि विलाई जो है वो कैसी गर्डल शेप्ड की हो जाती है। गर्डल शेप का एग्जाम्पल आ जाएगा कार्निवोर्स, ठीक है। डिस्कॉइडल की बात करेंगे तो विलाई जो है वो कैसी है, डिस्क लाइक है, ठीक है। डिस्क लाइक विलाई हो जाएगी, यहाँ पे गर्डल शेप्ड की हो जा रही है, यहाँ पे क्लस्टर में आ जा रही है, यहाँ पे डिफ्यूज हो जा रही है। तो डिस्कॉइडल में डिस्क लाइक है और इसका एग्जांपल क्या है, रोडेंट्स हैं, ठीक है। फिर मेटा डिस्कॉइडल की बात करते हैं तो डिस्क वेंट्रल साइड पे आ जाती है। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं प्राइमेट्स यानी कि मैन, एप्स और मंकीज। तो प्लीज़ 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 इसको मैं और कितना भी बता दूं कितना क्या है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आराम से बैठ के इसको सारा लिख डालिए आप लोग, ठीक है। आई थिंक कि क्लियर होगी विजिबिलिटी, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जिसको बैठ के आराम से नोट कर लो। ये डिवीज़न किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ विलाई के। और एक और ये चीज़ भी बार बार मतलब मैं सोच रही थी, चलो ठीक है तो मैं बता ही देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पल्मोनरी वॉल्यूम्स, इस पे भी हमेशा आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था वो क्या था, टाइडल वॉल्यूम। वो मैंने मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, वो 500 ml था, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो एक और चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो अभी साथ में। इसमें जो 350 ml होता है वो एल्वियोलर वॉल्यूम होता है और जो 150 होता है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है। तो कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो इससे भी पूछ लेगा, या एग्जामिनर या वाइवा वगैरह में भी कई बार ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। देन उसके बाद में अगर हम ईच मिनट की बात करते हैं तो ब्रीदिंग रेट कैसे निकालते हो, मतलब टाइडल वॉल्यूम इंटू 12 माइनस ये, मतलब 6000 से 7000, और एल्वियोलर का निकालोगे तो 350 लोगे, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये चीज़ें देख लेना। फिर है IRV का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से 3000 ml, यानी कि हिंदी में भी मतलब अनुलोम, यानी कि सांस को लेना, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा। और एक आता है इम्पॉर्टेंट है ये IRC, जब कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व, C फॉर कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम इसमें ऐड हो जाएगी IRV में। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था, 2500 से 3000 प्लस 500, तो यानी कि 3000 से 3500 तक क्या जाता है, हमारा IRC होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ERV की, तो ERV क्या है, मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन, यानी कि विलोम, अनुलोम विलोम करते हो ना, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 11 ml होगा, ये 1100 ml। ये 2500 है, ये 3000 है, ये 1100 ml आ जाएगा। अब इसी में देखो C जोड़ दिया, यानी कि कैपेसिटी, जब कैपेसिटी ऐड हो जाएगा तो उसी में कैपेसिटी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, यानी कि 500 में ये 1000 से 1100 ml, तो ये 1500 से 1600 ml के आसपास आता है। फिर आता है फोर्थ वन, जो कि क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग, ये होता है 1100 ml से लेके 1200 ml तक, जिसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो लंग्स में रिमेन रहती है, जो एयर जो है, जो एयर लंग्स में रिमेन रहती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब आपने जब फोर्सफुल एक्सहेल कर दिया, मतलब पूरी हवा निकाल दी, उसके बाद भी जो बचती है हमेशा वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, तो वो 1100 से 1200 ml होता है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आता है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी की जब बात कर रहे हैं तो जो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, कितना था हमारा, ERV 1100 ml था, 1100 से 1200, उसी में हम लोग रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनता है, FRC, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, मतलब ये पेज ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे खुद के ही नोट्स हैं, इनको आप आराम से बैठ के नोट कर डालिए। तो FRC कितना हो जाएगा, 1200, और मतलब ये कितना था, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा 1200 था, और साथ में ERV कितना था, ऊपर अभी हम देख के आ रहे थे, ये ERV कितना था, 1100 था। दोनों को ऐड करके देखा तो कितना आ रहा है, 2100 से 2300 ml के आसपास। फिर वाइटल कैपेसिटी VC आ जाती है। इसका एक मतलब थोड़ा सा ऐसा डायग्राम भी है, उसको भी अगर मतलब मैं बना के बताऊँ तो फिर ठीक है, तुम्हें अच्छे से मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेस्पायरोमीटर कहते हैं उसको, ठीक है, लेकिन कभी समझाऊंगी, अभी रहने देते हैं। वाइटल कैपेसिटी देख लो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ठीक है,
एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर टू अ मैक्सिमम लेवल। तो VC का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, VC टाई कर लो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे याद कर लो। VC मतलब VC पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे वीडियो कॉल करते हैं तो सब लोग जुड़ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको याद कर लो कि VC पे सब लोग टाई हो जाते हैं। तो टाई बोले तो T फॉर टाइडल वॉल्यूम, फिर I से IRV हो जाएगा और ये ERV हो जाएगा। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये 4000 से 4600 ml के आसपास में आता है इसका। लास्ट वन है जो है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि TLC क्या है। तो VC प्लस RV, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, VC हमारा अभी कितना है यहाँ पे 4000 से 4600 ml। तो 4000 से 4600 प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम अभी हम देख के आ रहे हैं ऊपर 1100 से 1200। तो ये नहीं कि ये 5100 से 5800 ml के आसपास होता है, ठीक है। बाकी माइन्यूट वेंटिलेशन अगर आपसे पूछता है कभी तो टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक जगह आपको इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए जब आप पढ़ो तो भी आप लोग भी इसी तरीके से चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में जब तक नहीं लिखोगे तब तक किसी को नहीं याद होने वाला, इतना समझ लो, ठीक है। तो बुक्स में तो खैर दिया ही रहता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन देख लो जहाँ पे अगर अभी भी कोई डाउट रहता है ये देखने के बाद भी तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन है, तो हिपैरिन है, ठीक है, और हीरोडिन। हीरोडिन किस में होता है, लीच में होता है। बाकी हिस्टामिन सेरोटोनिन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी जो है यही क्या है हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो कहाँ पे फाउंड होती है, ठीक है। प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमेशा एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मच यूरिया एक्सक्रीटेड बाय हेल्दी पर्सन पर डे। पर डे की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगेन ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आंसर क्या है इसका 40 ग्राम, ठीक है। पर डे कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं 40 ग्राम। वैसे इसका मतलब जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये कि 30 से 50 ऐसे करके मैंने कुछ पढ़ा था, ठीक है, 25 से 50 ऐसे पढ़ा है, लेकिन इसको मतलब देख लेना आप एक बार, चेक कर सकते हो। वाई क्रोमोजोम्स कम्स इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम्स। ह्यूमन को अपने आप में मतलब मैं यही कहूँगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इतना, लेकिन इन सब चीज़ों को मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो। और इसमें बेसिकली जो है वो मतलब इसको चलो मैं एक बार नोट्स के फॉर्म में समझा ही देती हूँ, ठीक है। वैसे ये बेसिकली ABCDEF और G, ठीक है, G तक मतलब इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर तो वैसे बेसिकली मतलब वाई क्रोमोसोम की बात कर रहा है ना, तो वाई क्रोमोसोम किस में आ जाएगा हमारा G में आ जाएगा। बाकी जो बाकी रिमेनिंग है उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैरियोटाइप और रेडियोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आ सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैरियोटाइप का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। लेकिन ईडियोग्राम की जब बात करते हैं तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है क्रोमोसोम्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडियोग्राम बोलते हैं। तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन किया गया था क्रोमोसोम्स का वो किसने किया था, तो डेनवर सर ने किया था, इसीलिए इसको हम लोग डेनवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, प्रपोज्ड बाय डेनवर साइंटिस्ट थे, 1959 में इन्होंने प्रपोज किया था। अब इसमें देखो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस बेसिस पे किया था, साइज ऑफ क्रोमोसोम और साथ ही साथ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि शेप क्या है, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर बिटवीन मतलब एकदम बीच में आ जाता है इस तरीके से, अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में है तो ये कैसी शेप बना लेता था, वी बना लेता था, VJI, इस तरीके की शेप्स याद है आप सभी को कि नहीं। बाकी यहाँ पे देखो डिवीज़न जो हुआ था वो बेसिकली कितने ग्रुप्स में हुआ था, तो ये 7 ग्रुप्स में होता है। पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है। ये पूरा पेज ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी आपसे मतलब शेयर करती हूँ इस तरीके की चीज़ें, उसको आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उनको नोट कर लो और ये मत सोचो कि हाँ बस एवं ही है। दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ, मतलब ये कहो कि हाँ यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन एक देखने को मिल ही जाएगा।
तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम किसने दिया था, तो डेनवर सर ने दिया था 1959। क्लासिफिकेशन हुआ किस बेसिस पे था, तो साइज ऑफ क्रोमोसोम और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे। फिर कितने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से ग्रुप्स थे, तो ABCDEFG करके ये जी तक इसका डिवीजन था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ग्रुप, ठीक है, कितने ग्रुप, ABCDEFG, ठीक है। फिर साइज और साथ ही साथ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर को लेकर के किया गया था। और मेन जो डाटा निकल के आता है यहाँ पे वो ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कौन कौन सा किस ग्रुप में रखा गया है। तो इसको पॉज करो, नोट करो, फिर उसके बाद में इसको 3-4 बार जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद से याद हो जाएगा। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले देख लो कि ग्रुप ए जो है वो लार्ज है, मेटासेंट्रिक आ जाते हैं उसमें 1 2 3, सिंपली याद ही हो गया होगा, ठीक है, 1 2 3 आ जाएगा। फिर ग्रुप बी में भी जो साइज़ है वो लार्ज ही आता है, उसमें भी सब मेटासेंट्रिक आ जाते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मतलब एक आर्म थोड़ी छोटी होती है और एक इस तरीके से, तो 4 और 5 आएगा। फिर ग्रुप सी और डी, पहले दोनों स्टार्टिंग वाले लार्ज हैं, फिर 2 मीडियम, फिर 2 स्मॉल और एक लास्ट वाला जो है वो सबसे स्मॉल में आ जाता है। तो साइज़ तो याद हो ही गया होगा। बाकी यहाँ पे देखो ये मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक था, फिर मीडियम में भी सब मेटासेंट्रिक, इसमें 6 से 12 तक, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 और साथ ही साथ एक्स क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी वाई का पूछा है ना, तो वाई जो है वो किस में मैंने बताया था, ग्रुप जी में आ रहा है, लेकिन जो एक्स है वो किस में आ रहा है, ग्रुप सी में आता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। बाकी ग्रुप डी मीडियम है, इसमें एक्रोसेंट्रिक आ जाएंगे 13 14 और 15। उसके बाद में ई में स्मॉल है, सब मेटासेंट्रिक है, इसमें 16 17 18। और फिर एफ में ये भी मेटासेंट्रिक में आएगा, यहाँ पे 19 और 20 आ जाएगा। और ग्रुप जी वेरी स्मॉल है, यानी कि एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक बस 2 ही जगह देखने को मिल रहा है, ग्रुप डी और ग्रुप जी में, ठीक है। यहाँ पे 21 22 और वाई आ जाता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप अभी क्वेश्चन की फॉर्म में देख चुके हो। बाकी बस एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे एब्सेंट है, ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ही आ रहे हैं ना, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक नहीं दिखा यहाँ पे, कहीं देखा तुम्हें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे, नहीं। तो ये चीज़ भी अपने आप में क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। सो हमारा आंसर क्या आ चुका है ऑलरेडी, जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एजोला, एजोला किसका एग्जाम्पल है, एजोला पिन्नेटा क्या है, सबको पता ही है, टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, HIV वायरस इज HIV वायरस क्या है, रेट्रोवायरस है, RNA वायरस है, DNA वायरस है, या फिर HTLV3 है। तो सबको पता है कि HIV वायरस वो कैसा है, अपने आप में वो एक, मतलब रेट्रोवायरस तो है ही है, RNA वायरस भी है, और डी भी होगा, ठीक है, HTLV भी होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो जाना चाहिए वो क्या है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, 35 का 3 हो जाएगा। बाकी मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको इसका मतलब फुल फॉर्म पता होगा, HTLV का नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, ये है ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, ठीक है। बाकी RNA, मतलब ये HIV वायरस के बारे में आपने डिटेल्ड स्टडी अगर करी है तो फिर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो ध्यान दो आप कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये जो HTLV होते हैं ये भी बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4। जिसमें जो पहला वाला होता है HTLV1, सुन लो, मैं लिखूंगी नहीं, प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द एडल्ट टी सेल, ठीक है, एडल्ट टी सेल यानी कि ल्यूकीमिया, ATL भी बोलते हैं इसको। HTLV1 एसोसिएटेड विद माइलोपैथी या फिर ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरापेरेसिस, ठीक है, हैम या TSP भी बोलते हैं। दूसरा वाला जो है सेकंड वाला HTLV2 रेयरली पैथोजेनिक, मतलब कम ही पैथोजेनिक होता है, बीमारियां कम कॉज करता है, बट कैन समटाइम्स कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो अगर सेकंड वाले की बात करते हैं तो ये कैसा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करता है। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो लिंक टू द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि जो तीसरा वाला ही है ये किससे रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है, मतलब बीमारी कॉज करता है।
और STLV जो 4 वाला है ये नो डिजीज़ कॉजिंग होता है। तो अगर मान लो कभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा और पूछ ले डिटेल में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला है जो नॉन पैथोजेनिक है। तो चौथा वाला, नो डिजीज़ एसोसिएटेड विद STLV4 हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब तक कोई डिजीज़ इससे नहीं आइडेंटिफाई हुई है। बाकी पहला वाला जो था ये क्या था, ल्यूकीमिया से, ठीक है, यानी कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, तो कौन सिक्रेट करता है, तो सबको पता है एंड्रोजन कैसा है, मेल हार्मोन है, और ये लेडिक सेल्स जो है इसको सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट वन इज 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। करेक्ट फूड चेन है तो मतलब प्रोड्यूसर ग्रास, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल, ठीक है। सो आंसर मतलब क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो साइकस में क्या होता है, बल्बिल होता है, ये तो कॉमन है, आई थिंक सबको मालूम होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि द कॉज ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन जो है वो किसकी वजह से होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। 39 का क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। और ये क्या करता है, यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करता है, यूट्राइन मसल्स एंड सर्विक्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स, ठीक है, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स आर साइलेंट फीचर ऑफ स्टेम। किसके स्टेम्स में, तो मोनोकॉट का फीचर है ये, ठीक है। कैसा होता है, मतलब ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड क्यों, क्योंकि कैम्बियम होता नहीं है तो फिर आगे फर्दर वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये 40 क्वेश्चन यहाँ तक कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 41 है, ये थोड़ा सा कट गया है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे पूछ रहा है ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, तो वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। 41 का फर्स्ट, विच इज़ कॉल्ड 3F हार्मोन। 3F हार्मोन जो है वो इसमें से किसको कहते हैं, अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट वन। तो इसका आंसर होगा एड्रीनलिन को, ठीक है। फाइट में एपिनेफ्रिन, या ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रीनलिन बोलते हैं, ठीक है। एड्रीनलिन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन इज कॉल्ड द 3F ग्लैंड, ठीक है। 3F में 3F का मतलब होता है 3F है, एक पहले वाले F से मतलब है यहाँ पर फाइट, ठीक है, फाइट। दूसरा है फ्लाइट, FLIGST, और थर्ड वन इज फ्राइट, FRIGST, ठीक है। इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। द एड्रेनलिन ग्लैंड इज कॉल्ड द 3F because it produces 3F hormone. Adrenaline gland also called the emergency gland because it produces hormone that help the body in emergency situations. Adrenaline released during stressful situations and emergencies. Increase क्या करता है ये, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट और प्यूपिल डायलेशन करता है, ठीक है, प्यूपिल को डायलेट करता है। एड्रीनलिन ऑल्सो इंक्रीजेज स्वेटिंग, अलर्टनेस एंड हेयर रेजिंग, ठीक है। एड्रीनलिन स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो आई थिंक चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का जो कैंसर होता है वो किस टाइप का कैंसर होता है, तो वो कैसा होता है, कार्सिनोमा होता है, ठीक है। कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड कार्सिनोमा। बाकी ये सारे भी क्या हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर्स ही हैं। ल्यूकीमिया मतलब कि ब्लड कैंसर, WBC कहा हो जाता है। बाकी देखो कार्सिनोमा की बात करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट फॉर्म्स इन द एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, विच लाइंस द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ये कैसा होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मोस्ट कॉमन टाइप। और कितना, मोस्टली 80 to 90% जो कैंसर्स होते हैं वो इसी टाइप के डायग्नोज होते हैं। इसमें भी मतलब बेसिकली 4 टाइप्स आती हैं, एडिनो कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे था, मतलब किडनी वगैरह में आ जाएगा, यूरिन मतलब ब्लैडर पार्ट वगैरह में आ जाएगा। स्क्वेमस जो है वो क्या है, फॉर्म्स इन द एपिथेलियल सेल्स दैट लाइन बॉडी कैविटी एंड ब्लड वेसल्स में। बेसल वाला आ जाएगा, फॉर्म्स इन द लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इस तरीके से। और एडिनोमा जो है वो कहाँ पे है, फॉर्म्स इन द एपिथेलियल सेल्स दैट प्रोड्यूस फ्लूइड या म्यूकस सच एज इन द ब्रेस्ट, कोलन एंड प्रोस्टेट,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ये डिटेल में समझाएंगे कभी और। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेज द कॉल्चिसिन इनहिबिट माइटोसिस। तो कॉल्चिसिन जो है वो कब उसको मेटाफेज में अरेस्ट कर लेते हैं, स्पिंडल फाइबर का मतलब कि फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। कॉल्चिसिन सीएच से ऑब्टेन करते हैं तो कॉल्चिकम ऑटोमनेल से ऑब्टेन करते हैं। लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए मेरी कोई भी मतलब एमसीक्यू वाली हो या कोई भी ऐसी क्लास हो ना, मिस मत करो। मिस करोगे तो देखो तुम्हारा ही वो है, क्योंकि मैं बार बार फिर उस चीज़ को बार उतने ही इफेक्टिव तरीके से मैं समझाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं भी सोचती हूँ जब ऑलरेडी मैं एक बार बता चुकी हूँ ना, तो फिर क्या बताना, मतलब कुछ और नया बताएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट है 45 विच सिक्रेट कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन को कौन सिक्रेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। कैल्सीटोनिन, पीटीएच वगैरह ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है रिच इन। तो उसमें क्या रिच होता है? तो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं, ठीक है। बाकी ऑलरेडी हम इसको डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट वन है 47 डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स जो है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? तो ये डेस्मोसोम्स जो है ये एनिमल सेल एडहेशन। सो ये क्या है? एनिमल सेल एडहेशन के लिए, ठीक है। डेस्मोसोम्स जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एनिमल सेल का फीचर है, ना कि प्लांट सेल का है, ठीक है। डेस्मोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। डेस्मोसोम्स आर टाइप ऑफ सेल जंक्शन। ये क्या है? एक तरीके का सेल जंक्शन है that act like spot welds to connect adjacent animal cells. They are found in organs and tissues that stretch such as the skin, heart और muscle में। अगर एग्जाम्पल पूछता है तो आपसे, डेस्मोसोम्स आर मेड अप ऑफ कैसे होते हैं ये? शॉर्ट प्रोटीन्स कॉल्ड कैथेड्रिन्स। मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, CADHE कैडहेरिन्स करेंगे, ठीक है इनको, सॉरी कैडहेरिन्स होती हैं ये, विच कनेक्ट टू इंटरमीडिएट फिलामेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या देखने को मिल रहा था? वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ना चाहते हुए भी वीडियो लेंदी हो ही जा रही है, नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है डीएनए का सेगमेंट, वो कौन सा सेगमेंट है? तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा। रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है? रिकॉन सेक्शन में, ठीक है। रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, इसका मैंने बताया भी था कि इसका कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है इस तरीके से, CMR करके, ठीक है। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन। तो रिकॉन में ही क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉन का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है कपल हैज़ 4 गर्ल्स। एक कपल है जिसकी 4 लड़कियां हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 5th गर्ल चाइल्ड टू बी ए सन। तो डेफिनेटली 50-50 होता है, क्योंकि मेल के पास क्या होता है? XY होता है। नेक्स्ट है 50 तक ही कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 करना ही पड़ेगा मेरे को इसका। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें 18% जो है वो साइटोसिन है। तो ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, क्या था? A=T एंड G ट्रिपल बॉन्ड C था, ठीक है। और मतलब कि प्यूरिन और ये क्या था? पिरिमिडिन। तो ये क्या होने चाहिए? दोनों 50-50% होने चाहिए ना इसका कंपोजिशन। चारगाफ्स रूल जो बताया था मैंने, तो साइटोसिन दे रहा है यहाँ पे 18%। तो अगर साइटोसिन 18% है तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अगर थायमिन 32 है तो बाकी बेसिस भी क्या है? ये 32 है तो ये भी 32 आ जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आप खुद भी निकाल सकते हो कि A32 है, T32 आ जाएगा और G कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा। तो 50 का जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है? 3 है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। फिर मैं इसके बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तक इसको आप अच्छे से देखिए। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सपोज दैट मैंने कुछ गलत ही बता दिया हो। बाकी इसको देखो ध्यान से और फिर जैसा भी है मुझे रिस्पॉन्ड करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।